अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत में एसएससी जीडी ऑल, इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें से आपको अनेक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हमारी क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों अब इस प्रश्न के साथ। तो अगर किसी भाई ने अशरफी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंच सके दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों, केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन है दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है शुभ्रा सिंह, नीना सिंह और विनीता ठाकुर, रोली सिंह है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है नीना सिंह है। कौन सा है दोस्तों, नीना सिंह है दोस्तों, नीना सिंह है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, नीना सिंह क्या कुछ है। नीना सिंह की बात करें तो वरिष्ठ IPS अधिकारी है दोस्तों। यह है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने के लिए 1.65 लाख मौजूद बल के लिए पहली बार CISF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों। ये 1989 बेंच की राजस्थान कैडेट की अधिकारी है, कैडर की क्या है दोस्तों, अधिकारी है। इन्हें आतंकवादी विरोधी और VVIP सुरक्षा प्रशिक्षण और सतर्कता जैसे विविध पुलिसिंग भूमिकाओं में 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा की है दोस्तों। तो ये आपको रखना है याद, नीना सिंह को भी जनवरी माह के अंदर ही क्या बनाया गया है, ये CISF की महानिदेशक चुना गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में चुना है दोस्तों। तो नागपुर, मुंबई, नासिक या पुणे। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो नासिक को दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है, नासिक को दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नासिक के बारे में। अगर बात करें दोस्तों नासिक के बारे में तो महाराष्ट्र का शहर है नासिक। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। और भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मेजबानी के लिए चुना है दोस्तों। हाल ही में घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 का उद्घाटन करने वाले हैं। 5 का उद्घाटन करने वाले हैं जनवरी 2012 जनवरी को नासिक में 1 दिवसीय युवा महोत्सव होगा दोस्तों, जिसमें पूरे भारत में लगभग 75,000 युवा भाग लेंगे। NYF हर साल यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती की मामले के लिए आयोजित किया जाता है दोस्तों। मेजबान के रूप में नासिक का चयन अध्ययन वार्षिक किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं पर केंद्रित इस युवा केंद्रित राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करने की क्या है दोस्तों, तैयारी चल रही है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे दोस्तों। और ये कब से मनाया जाएगा, तो याद रखना 12 जनवरी को मनाया जाता है। लगभग कितने युवाओं भाग ले रहे हैं इसमें, 75,000 से अधिक, और कहां पर, नासिक के अंदर दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किए गए गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नजरुल इस्लाम
या नवागोपाल मित्रा, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के राष्ट्रगीत की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, गीत घोषित किया, रचना की। वो राष्ट्रगीत कौन सा, ये अगर क्वेश्चन पूछ ले, बंगलार माटी बंगलार जल किसका राष्ट्रीय गीत है, तो ये आपको याद रखना है किसका राज्य गीत है। तो राष्ट्रीय गीत ही होता है दोस्तों ऐसे तो ये बांग्लादेश का है। और गाने का बजने का समय लगभग कितने मिनट है दोस्तों? 1 मिनट 59 सेकंड है दोस्तों। 1 मिनट 59 सेकंड। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी समारोह की शुरुआत में राज्य गीत को उचित सम्मान के साथ बजाना चाहिए और इन समारोह में समापन पर राष्ट्रगान बजाना चाहिए दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में बदल गया मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा है? उड़ीसा है दोस्तों। कौन सा है? उड़ीसा है दोस्तों। उड़ीसा के बारे में अगर बात करें तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में बदल गया मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय भारत उड़ीसा के राज्य में स्थित है और पहले इसे कालाहांडी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कालाहांडी एक क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कालाहांडी जिले की अधिष्ठात्री देवी है मां मणिकेश्वरी के नाम से भी रखा गया है। विश्वविद्यालय 1 सितंबर 2020 से काम कर रहा है दोस्तों। और नाम परिवर्तन अधिकारी घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो ये भी आपको याद रखना है। भी उड़ीसा के प्रधानमंत्री कौन से हैं? सॉरी, मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो नवीन पटनायक है। ने 1 नवंबर को कालाहांडी जिले की स्थापना दिवस के दौरान इसे शुरुआत 2019 में एक एकात्मक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और अब यह 50 से अधिक समृद्ध कॉलेजों के साथ कालाहांडी और नुआपाड़ा जिले में सेवा प्रदान करते हुए स्नातक और स्नातकोर पाठ्य प्रदान करता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा? तो चटगांव बंदरगाह, सोनादिया बंदरगाह या मटरबारी बंदरगाह या कॉक्स बाजार बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है? मटर या मत्रबारी, मात्रबारी या मटरबारी बंदरगाह है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? मटरबारी बंदरगाह या मात्रबारी बंदरगाह। तो मत्रबारी बंदरगाह है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। मत्रबारी बंदरगाह हाल ही में क्या रहा है दोस्तों खबरों में, और बांग्लादेश का पहला सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। गहरा समुद्री बंदरगाह बांग्लादेश के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बंदरगाह को जापान की सहायता से क्या किया गया दोस्तों? विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि त्रिपुरा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आर्थिक संबंध बढ़ाने के विकास की संभावना खुलने की क्या है दोस्तों? उम्मीद है। यह परियोजना 2027 में क्या होगी? प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार है दोस्तों। और इसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और व्यापार कनेक्टिविटीज में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है, बांग्लादेश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बन रहा है दोस्तों? तो मत्रबारी बंदरगाह। और ये भी याद रखना है, ये किस परियोजना के तहत प्रचालन किया जाएगा? तो परियोजना 2027 के तहत क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा इसका। और एक बात याद रखना, यहाँ से किस देश को व्यापार होगा, निर्यात होगा? तो जापान देश को। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर
नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मामला दायर किया दोस्तों। मिस्र, कतर, ईरान, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। ये क्यों करवाया गया? क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के संपर्क कर रहा है, घोषित करने का आग्रह किया है और गाजा में अपने बमबारी अभियान के आलोचना में इजराइल को 1948 के तहत नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और रंग भेद के तहत अपना अनुभव कारण दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखता है दोस्तों। हालांकि कई अफ्रीकाई देशों ने पिछले कुछ वर्षों में इजराइल पर नरम रुख कर लिया है दोस्तों, कर लिए। तो ये आपको याद रखना है कि इजराइल पर नरसंहार का मामला या आरोप किस देश के द्वारा लगाया गया? दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा लगाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मेटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वाइस एडमिरल संदीप नेथानी, वाइस एडमिरल किरण देशमुख, वाइस एडमिरल SR शर्मा या फिर वाइस एडमिरल GS पब्बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? इसका सही आंसर है किरण देशमुख। कौन सा है? किरण देशमुख। किरण देशमुख के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। किरण देशमुख, वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने वाइस एडमिरल संदीप नेथानी से भारतीय नौसेना नए मेटीरियल प्रमुख का पदभार संभाला है दोस्तों। मेटीरियल का प्रमुख नौसेना का सामग्री शाखा का प्रमुख होता है, जो रसद और रख रखाव से संबंधित होता है। एडमिरल देशमुख VJTI मुंबई के पूर्व छात्र और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में क्या की थी दोस्तों? स्नातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है दोस्तों? तो गुवाहाटी असम के अंदर, या मसालपुर असम के अंदर, शिलोंग असम मेघालय और इम्फाल मणिपुर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा आंसर है? तो याद रखना मसालपुर असम के अंदर कर रहा है दोस्तों। अब इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। मसालपुर असम की बात करें तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड असम बक्सा जिले में मसालपुर एक एरी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये आपको याद रखना है, एरी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। कहां पर दोस्तों? बक्सा जिला। और स्थान कौन सा है दोस्तों? मसालपुर के अंदर। यहाँ पर 15,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है दोस्तों, नीली क्रांति योजना का हिस्सा है। क्या इसका? नीली क्रांति योजना का हिस्सा है। नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो मत्स्य पालन से। और जो व्यक्ति 375 व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और रेशम उत्पादन में लगे 25,000 परिवारों को लाभान्वित करेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2024 से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान हुई है? स्वीडन, एस्टोनिया, नीदरलैंड, कनाडा। तो कनाडा। इसका सही आंसर दोस्तों एस्टोनिया है दोस्तों। क्या है? एस्टोनिया है। एस्टोनिया। अब समलैंगिक विवाह की बात करें तो सबसे पहले एस्टोनिया 1 जनवरी 2023 को समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया, जिससे वयस्कों को लिंग की परवाह किए बिना सहमति से विवाह करने की अनुमति मिल गई है दोस्तों। यह ऐसे जोड़े विसमलैंगिक विवाहों के समान अधिकार और जिम्मेवारियां प्रदान करता है। पहले समलैंगिक जोड़े के पास एस्टोनिया में नागरिकता भागीदार पंजीकृत करने का विकल्प था। ठीक है। और नया कानून जिसमें विवाह में
निर्बाध परिवर्तन को सक्षम बनाता है दोस्तों। तो समलैंगिक विवाह को दर्जा किसने दिया, आपको याद रखना है, एस्टोनिया ने दिया 1 जनवरी 2024 को दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस वर्ष से भारत और पाकिस्तान जनवरी के पहले सप्ताह में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करते हैं? तो 1988, 1992, 1995, 1998। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1992। क्या है? 1992 दोस्तों। इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1992 तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हाल ही में परमाणु प्रतिष्ठान सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान अपने लंबे समय से चली आ रही है प्रथा जारी रखा है दोस्तों। इसी प्रक्रिया को 1 जनवरी 1992 से पालना कर रहा है और यह आदान प्रदान जो लगातार 33वां है, ठीक है, समझौते के तहत अनिवार्य हुई है। और परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर मामले का निषेध 1988 से हस्ताक्षरित और 1991 में प्रभावी इस समझौते के तहत दोनों देशों को सालाना 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करना होगा। आदान प्रदान महत्वपूर्ण क्योंकि यह कश्मीर सीमा पर पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर क्या है दोस्तों, दोनों देशों के बीच में चल रहे तनाव के बावजूद हो रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान में, और किस समझौते के तहत है? तो 1991 में इस प्रभावी समझौते के तहत, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1988 में हो चुके थे दोस्तों। और ये प्रत्येक वर्ष 1 तारीख को ये आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब